डोडो टीवी। बिजल शादी के लिए लड़की देखने अपने दोस्त जिगर के साथ अपने जीजा के गांव आया हुआ था। बिजल ने देखा कि गांव के सारे लोग टकले हैं। बिजल को बड़ी हैरानी हुई, तो इसने इसके बारे में अपने जीजा जी से पूछा। अरे साले साहब, तुम आज ही इस गांव में आए हो और ये कोई बड़ी बात नहीं है। गर्मियों का सीजन है और गांव के लोग बालों पे इतना ध्यान थोड़ी देते हैं। एक ही बार में बालों पे छुरा घुमा देते हैं। उसके बाद मैदान साहब, और तुम दोनों के तो इतने अच्छे बाल हैं, तुम इतना मत सोचो, जाओ आराम करो, कल हमें लड़की देखने जाना है। फिर बिजल और जिगर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। रात को जिगर के कमरे में हाथ में उस्तरा और कैंची लिए एक भूतिया नाई आता है। मेरे होते हुए इस गांव में कोई भी बाल नहीं बढ़ा सकता। जो बढ़ाएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। और ये कहते हुए वो जिगर का सिर आधा टकला कर देता है। अगले दिन जिगर सुबह उठकर नहाने जाता है और अपना चेहरा आईने में देखता है तो उसके सिर का आधा मुंडन दिखाई देता है। जिगर शोर मचाकर सबको बुला लेता है। बिजल भाई देखो, किसी ने मेरा टकला कर दिया। इस गांव में आया एक दिन भी नहीं हुआ और मेरा मुंडन कर दिया, वो भी आधा। हाँ भाई, ये सब कैसे हुआ? जीजा जी आप बताइए, ये सब हो क्या रहा है और किसने किया? ये सब बातें छोड़ो, पहले मेरा पूरा टकला कराओ। जीजा जी, यहाँ कहीं नाई की दुकान है क्या? वहां जाकर हमें इसका पूरा टकला कराना पड़ेगा। उसके बाद ना, जिसने भी जिगर के साथ ये सब किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, हड्डियां तोड़ दूंगा उसकी। साले साहब शांत हो जाओ, गांव में एक दुकान है लेकिन वो आज बंद है। हम कल पूरे कटवा देंगे और आज तो हमें लड़की देखने भी जाना है, टेंशन क्यों ले रहे हो? बिजल, ऐसी हालत में मैं नहीं आ पाऊंगा। तू जीजा जी के साथ जा लड़की देखने। नहीं, तू मेरा अच्छा दोस्त है। तू यहां मेरे साथ तेरी होने वाली भाभी को देखने आया है। तेरे बिना मैं नहीं जा सकता। जीजा जी आप लड़की वालों को फोन कर दो कि हम कल आएंगे, ठीक है? ठीक है साले साहब, जैसा आपको ठीक लगे। उस रात बिजल के कमरे में भूतिया नाई आता है और बिजल के बाल काटने लगता है। पर तभी बिजल की नींद खुल जाती है। किसकी हिम्मत हुई मेरे बालों को हाथ लगाने की? तेरे इसी हाथ को मैं तेरे शरीर से उखाड़ दूंगा। और ये कहते हुए बिजल भूतिया नाई को गले से पकड़ लेता है। पर जब उसे दिखता है कि वो एक भूत है तो बिजल घबरा जाता है। भूत 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 भाई, आप ये क्यों आए? मैंने क्या बिगड़ा है भाई? थोड़ी देर पहले तो बड़ा शेर बन रहा था, लेकिन तू तो इधर निकला। आज तू ही कह रहा था ना, जिसने भी तेरे दोस्त का टकला किया है तू उसे छोड़ेगा नहीं, हड्डियां तोड़ देगा। इसीलिए मैं खुद तुझे दर्शन देने आ गया। और लंबे बाल रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तू मेरे बारे में नहीं जानता? ये कहते हुए भूतिया नाई बिजल पर टूट पड़ता है और कैंची उस्तरे से उसका आधा सिर टकला कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर बिजल चिल्लाकर घर के लोगों को बुलाता है। बिजल की हालत देखकर जीजा जी कहते हैं, देखा, इसीलिए कह रहा था मैं, साले साहब कल ही लड़की देखने चलते हैं, पर आप माने ही नहीं। अगर कल ही लड़की देख लेते तो अभी तक तुम शहर चले जाते, लेकिन अब क्या फायदा, नाई चुग गया खेत। ये सब क्या हो रहा है जीजा जी? और वो भूत, वो यहाँ क्या कर रहा है? अब तो आप सबको बताना ही पड़ेगा।
बिजल भाई, इस गांव में एक भूतिया नाई है। वो रात को ही लोगों के घरों में जाता है और उनका आधा सिर टकला कर देता है। जब भी लोग अपने बाल बढ़वाते हैं उन्हें टकला कर देता है। इसीलिए पूरे गांव में बच्चे से लेके बूढ़े सब टकले हैं। लेकिन जीजा जी, वो ऐसा क्यों करता है? ये भूतिया नाई गांव में बाल काटने का काम करता था, लेकिन उसकी चोरी करने की आदत थी। वो जब लोगों के घर बाल काटने जाता तो मौका देते ही हाथ साफ भी कर देता। एक दिन गांव वालों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। फिर लोगों ने मिलकर उसकी कस के सुताई लगाई और आधा टकला करके पूरे गांव में घुमाया। उसके बाद उसने शर्म के मारे अपनी दुकान में खुदकुशी कर ली। तब से जे गांव में ये घटना शुरू हो गई। उसकी आत्मा भटकती है। लेकिन अब तुम छोड़ो इन बात को, चलो तुम दोनों जाकर अपना टकला पूरा कराओ यार। हमें जल्दी लड़की वाली के घर जाना है। फिर दोनों जाकर टकला करा के आते हैं और लड़की के यहाँ जाते हैं तो लड़की शादी के रिश्ते से मना कर देती है और कहती है, ना बाबा ना, मैं तो सिर्फ लंबे बालों वाले लड़के से शादी करूंगी। तुम टकले हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रिश्ते की बात नहीं बनने के कारण बिजल बेचारा दुखी हो जाता है और सब लोग वापस घर आ जाते हैं। बिजल अपने दोस्त जिगर से कहता है, मुझे गंजा देखकर उसने रिश्ता करने से मना कर दिया यार, और ये सब उस भूतिया नाई की वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसके सिर का एक एक बाल नोच दूंगा। बिजल भाई, कल उसने सिर्फ उस तरह फेरा है, अगर आज रात उसने उस तरह गले पर फेर दिया तो समय से पहले ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। बिजल भाई, वो भूत है, यहां बल से नहीं बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। मैं एक बाबा जी को जानता हूं जो भूत प्रेत भगाते हैं, उनसे हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। तुम चाहो तो कल ही हम वहां जाएंगे, क्या बोलते हो? बिजल बात मान लेता है और अगले ही दिन दोनों बाबा जी के यहाँ चले जाते हैं और सारी बात बाबा जी को बता देते हैं। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै, ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै, ओम त्र्यंबकं यजामहे, ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ऐसे बाबा जी उन्हें एक अभिमंत्रित प्रेत बाधा वाली कैंची देते हैं और कहते हैं, ये लो, यह अभिमंत्रित प्रेत बाधा कैंची है। ये कैंची बड़े से बड़े प्रेत का नाश करने की ताकत रखती है। इस कैंची से उस भूतिया नाई के बाल कटते ही उसका नाश हो जाएगा। कैंची लेकर बिजल और जिगर घर आ जाते हैं। बिजल भाई, हम कैंची तो ले आए, पर इससे भूतिया नाई के बाल कैसे काटेंगे? हाँ यार, ये काम तो शेर की गुफा में सिर देने जैसा है। अगर थोड़ी भूल चूक हो गई तो अपना तो काम तमाम हो जाएगा यार। और रात भर सोचते हैं कि आखिर भूतिया नाई के बाल कैसे काटें। तभी बिजल को एक आइडिया सूझता है। पूरे दिन बिजल, जिगर और उसके जीजा जी अपने सर पर नकली बाल लगाकर पूरे गांव में घूमते हैं, जिसे देख गांव के लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है ये तीनों पागल हो गए, ये तो मरेंगे ही, साथ में हमें भी लेके मरेंगे। फिर वे तीनों गांव वालों से कहते हैं, सुनो 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 गांव वालों, अब भूतिया नाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने किसी का भी आधा टकला किया तो हमारे पास आकर बाकी आधे सर के बाल इस प्रेत बाधा कैंची से काट ले। उसके बाद दूसरे दिन उनके सर पर पूरे बाल उग जाएंगे। ये बात भूतिया नाई को पता चलती है। ये तीनों अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो रात में बिजल के कमरे में जाता है और उससे कैंची छीनकर तोड़ देता है। तेरी कैंची तो टूट गई। अब तो गांव वालों के बाल कैसे उगाएगा और मेरे हाथ मरने से खुद को कैसे बचाएगा? और ये कहते हुए भूतिया नाई बिजल को गले से जकड़कर हवा में उठा देता है। तभी मौका देखते ही जिगर असली प्रेत बाधा कैंची से भूत के बाल काट देता है।
बाल कटते ही उसकी शक्ति कम होने लगती है और वो छटपटाता हुआ जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। इस तरह बिजल और जिगर ने अपनी समझ से गांव वाले लोगों को भूतिया नाई के डर से आजाद कर दिया। फिर उस गांव में लोग अपने बाल बढ़ाने लगे और बिजल का भी उस लड़की के साथ रिश्ता पक्का हो गया। बात एक गांव की है जहां बच्चों की आवाजें नहीं बल्कि सन्नाटे का मातम था, जहां के लोग रात में काम पर निकलते और एक रहस्यमयी डाकिया। आओ लखन, बैठो। बेटी नेहा, जरा 2 कप चाय ले आना। लखन एक डाकिया है और मुखिया जी का पक्का चेला। लगभग रोज ही 2 घंटे मुखिया जी के पास बैठता है। ये लीजिए बाबूजी चाय। लखन, ये मेरी बहू है, आर्यन की पत्नी। खुश रहो बेटी, अब तो तुम ही इस गांव को श्राप मुक्त कर सकती हो। क्या लखन, कुछ भी बोलते हो? नेहा, तुम अंदर जाओ। डाकिया डाक देकर चला गया, लेकिन नेहा को बहुत अजीब लगा। गांव को किस श्राप से बचाने की बात हो रही थी और नेहा क्या कर सकती थी? बाबूजी, ये डाकिया क्या कह रहा था? इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं बेटी, वो तो कुछ भी बोलता है, लेकिन नेहा के दिमाग में उधेड़-बुन चल रही थी। पिताजी, गांव सुनसान क्यों पड़ा है? कहां गए सारे लोग? बेटा, वो सभी काम पर गए हैं। लेकिन पिताजी, अभी तो 10 बज रहे हैं। इस समय काम पर? और काम पर बच्चे भी जाते हैं क्या? हाँ, अभी सरकार द्वारा गांव के पास ही हाईवे बनाने का काम चल रहा है। सभी उसी की मजदूरी में लगे हैं। बच्चों को रात में घर छोड़ने से अच्छा उन्हें साथ लेकर जाते हैं। लेकिन गांव के पास से तो कोई हाईवे नहीं गुजर रहा। और तुझे क्या पता यहाँ का? तू तो विदेश में रहता है। आर्यन समझ नहीं सका कि उसके पिताजी उससे मजाक कर रहे हैं या फिर बात कुछ और है। अक्सर उसे अपने पिताजी की बातें कुछ बहुत अजीब लगती थी। घर के सभी लोग सोने चले गए। अभी कुछ ही वक्त बीता था, दूर कहीं से कुछ अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई। इन आवाजों से आर्यन की नींद टूट गई। नेहा, नेहा, नेहा जागो। क्या है आर्यन, सोने दो यार। सुनो जरा, कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ, ये आवाजें तो कल भी आ रही थी। मैंने सोचा शायद गांव में कोई कार्यक्रम होगा। रोज होती संदिग्ध बातों की वजह से आर्यन और नेहा को कुछ शक होने लगा था। पिताजी, रात में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। किस चीज की आवाजें हैं वो? कैसी आवाजें? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तुम भी ध्यान मत दो उन आवाजों पर। आर्यन और नेहा ने गांव में घूमने का प्लान बनाया। तुम्हारा गांव तो बहुत सुंदर है। मेरा मन तो कर रहा है कि यहीं रह जाऊं। मन तो मेरा भी करता है यहाँ रुकने का, लेकिन काम की मजबूरी। घूमते घूमते वो दोनों गांव के बाहर बने खंडहर तक पहुंच गए। ये तो काफी पुराना लगता है, शायद अंग्रेजों के जमाने का। तभी एक गांव वाला उन्हें अंदर जाने से रोकता है। बाबूजी, अंदर मत जाइए। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से दूर चले जाइए। ये कहकर आदमी गायब हो गया। इस अजीब घटना के बाद आर्यन और नेहा घर लौट आए। मुझे समझ नहीं आया कि वो लंबा चौड़ा आदमी एकदम से गायब कहाँ हो गया। इस गांव में कुछ तो अजीब है आर्यन। लोग अच्छे हैं लेकिन थोड़े अजीब। हो सकता है ये हमारा भ्रम हो नेहा। खैर छोड़ो, आज गर्मी बहुत है, मैं नहाने जा रहा हूँ। आर्यन बाथरूम के अंदर जाता है और बाथरूम के अंदर से एक चीख सुनाई देती है। नेहा दौड़कर बाथरूम में देखने जाती है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बाथरूम का दरवाजा खुला और आर्यन को खून में नहाया हुआ देखकर नेहा चीख पड़ती है। ये सब क्या है? कैसे हुआ? मैंने तो नहाने के लिए शावर चलाया था, उसमें ये खून निकलने लगा। थोड़ी देर बाद मुखिया जी और डाकिया घर आते हैं और आर्यन उन्हें अपने शावर से खून निकलने वाली बात बताता है। मुखिया जी, आपके घर में भी वही समस्या है जो पिछले साल रामाधीर सिंह के घर में हुई थी। क्या बकते हो तुम लखन? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? डाकिया चुप रह जाता है। डाकिया चाचा, कैसी समस्या?
रामाधीर के घर में भूत बाधा थी। क्या चाचा, आप भी हो सकता है ऊपर पानी की टंकी में कोई जानवर मर गया हो और उसी का खून हो। फिर रामाधीर के घर की समस्या कैसे सुलझी? गांव के पास वाले खंडर में मुखिया जी बीच में ही रोकते हुए, चुप करो लखन, बच्चों को डराओ मत और तुम दोनों अंदर जाओ और आराम करो। लेकिन पिताजी, उस खंडर के बारे में मुझे जानना है, बताइए ना डाकिया चाचा, कैसे सुलझी वो समस्या? डाकिया आर्यन को रामाधीर के घर की भूत बाधा दूर करने की बात बताता है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। भूत प्रेत सिर्फ किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं। उस दिन को गुजरे कई दिन हुए। नेहा जब शीशे में देखकर अपने बाल बना रही थी, तभी उसे पीछे से किसी के गुजरने की आहट हुई। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। नेहा ने किचन में काम खत्म होने के बाद सोचा कि छत पर खुली हवा में बैठा जाए। आर्यन, मैं छत पर जा रही हूँ, तुम भी चलो। नहीं, मुझे थोड़ा काम है, तुम हो आओ। नेहा के जाने की कुछ सेकंड बाद ही उसके चीखने की आवाज आती है। आर्यन दौड़कर देखने आता है। नेहा सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी है। नेहा को होश आता है, वो बेड पर है और मुखिया, आर्यन और डाकिया उसके पास है। अब कैसा महसूस हो रहा है? सिर में थोड़ा दर्द है और पैर में भी। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। ये बात सुनकर सब बहुत ज्यादा डर गए। मुखिया जी, हो ना हो, ये सब रामाधीर के घर जैसा ही है। मैं नेहा की जान खतरे में नहीं डाल सकता। डाकिया चाचा, आप जल्दी इस बाधा का कोई उपाय कीजिए। मैं आज ही तांत्रिक बाबा खड़क भूषण को बुला लाता हूं। शाम का समय था, वो तांत्रिक भी आ गया। अब मैं आ गया हूं, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। बाबा, जल्द से जल्द इस समस्या को उपाय करिए। उपाय हो जाएगा, लेकिन तुम सभी को आज रात खंडर में रुकना होगा। थोड़ी बहुत आनाकानी के बाद सब मान जाते। खंडर में सभी गांव वाले इकट्ठे हैं। आर्यन गांव वालों को वहां देखकर हैरान होता है। अरे, यहाँ तो सभी गांव वाले हैं। मैं सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ। नेहा अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करती है, लेकिन डाकिया, मुखिया और तांत्रिक को छोड़कर एक भी गांव वाला कैमरे में दिखाई नहीं देता। ये गांव वाले तो हाईवे के काम में लगे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन सा हाईवे बेटा? हाईवे के काम वाली कहानी तो झूठी थी। सारा गांव पिछले 6 साल से इसी खंडर में रात के समय शैतान की साधना करने के काम में लगे हुए हैं। कुछ गांव वाले नेहा को पकड़ लेते हैं। यही औरत हमें मुक्ति दिलाएगी। इसे हमारे आका के चरणों में ले चलो। ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था कि आप हमारे घर की भूत बाधा दूर करेंगे। दूर जा मूर्ख, यही नवविवाहिता औरत इस गांव को शाप से मुक्त कर सकती है। शैतान को बलि चाहिए। गांव वाले आर्यन को पकड़ लेते हैं। मुखिया, डाकिया भी काले कपड़ों में वहां तंत्र मंत्र करने में लगे हुए थे। पिताजी, आप भी इन लोगों में मिले हुए हैं। आप अपनी बहू को मारने जा रहे हैं। यही उपाय है बेटा, पूरे गांव के शाप मुक्त होने का। कुछ देर टोना टोटका करने के बाद वो लोग नेहा की बलि शैतान को देने ही जा रहे थे। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारा तो उन्हें जाता है जो जिंदा हो। तुम इन गांव वालों में से किसी को नहीं मार सकते। ये बात सुनकर आर्यन सोच में पड़ गया। मुखिया जी, आप इस तलवार से इस औरत का सिर शैतान के चरणों में बलि कर दीजिए। जैसा आप कहे महाराज। मुखिया तलवार मारने ही वाला था, तभी वहां एक लड़का पुलिस को लेकर पहुंच गया और पुलिस ने डाकिया, मुखिया और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन एक इंसान की बलि भूतों की जिंदगी बचाने के लिए दी जा रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना, भूतों की जिंदगी जो 6 सालों से कैद में थी। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे और क्यों, तो कमेंट कीजिए। अगला पार्ट जल्दी आएगा। एक डायन
मुखिया को मारने जा रही है। मुझे छोड़ दो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। डायन मुखिया को पकड़ लेती है और मारने ही वाली थी कि मुखिया की नींद टूट गई। बात कुछ साल पहले की है। ये गांव भी और तमाम गांव की तरह अपनी मौज में था। जल्दी जल्दी काम करो भाई, फिर तैयार होकर विवाह समारोह में चलना है, हैं? हाँ मित्र, मुझे भी उसी का बहुत उत्साह है। 3 दिनों से गांव में अलग ही उमंग है। गांव में एक विवाह जो है, सभी गांव वालों से अधिक उत्साह रामाधीर को है। हो भी क्यों ना, आखिर दूल्हा जो है। मासी जल्दी करो, विवाह का समय हो रहा है। हाँ हाँ, बस तेरे मौसा जी ज्यादा देर लगाते हैं तैयार होने में। इधर ढोल लगाड़ों के साथ दुल्हन मंडप में पहुंची। उधर दूल्हे के दोस्त ने बंदूक से हवा में फायर कर दिया। कुछ ही देर में वहां हाहाकार मचने लगा। देखते ही देखते पूरा पंडाल जलने लगा और 2 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल। हमारे गांव में एक भीषण दुर्घटना हो गई है, जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए। जैसे तैसे मामला शांत हुआ और बेमन से परिवार वालों ने विवाह संपन्न कराया। लेकिन तब तक गांव में एक अफवाह घर कर गई थी कि ये अपशगुन है। सब तरफ बातें हो रही हैं कि हमारा विवाह अपशगुन है। नहीं सुशीला, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। विवाह को अभी 7 दिन भी नहीं हुए थे कि रामाधीर का छोटा भाई मरते मरते हाथ का इशारा सुशीला की ओर कर देता है। हमारे घर को ये किसकी नजर लग गई? क्या वो अपशगुन वाली बात सच है? क्या ये सुशीला ने किया? एक रात रामाधीर के खेत जलने लगते हैं और सुशीला खेतों की तरफ से भागते हुए अपने घर में घुसती है और उसके पीछे मुखिया दौड़ता हुआ आता है। तभी बीच में रामाधीर उसे रोककर, क्या हुआ मुखिया जी, आप कहां दौड़े जा रहे हैं? अरे रामाधीर, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। देख अपने खेतों को तेरी लुगाई ने जला दिया, उनको तेजाब डाल दिया तेरे खेतों में। हाँ, मैंने भी अभी से यहाँ से भागते हुए देखा। रामाधीर अपने खेतों को जलता हुआ देखकर रोने लगा। मैं बर्बाद हो गया, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, उसी का नतीजा है ये। निकल जा मेरे घर से, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। अब शगुनी है तू। मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना, अब तेरे जले हुए हाथ सच बोल रहे हैं। इस सब की वजह ये अपशगुनी है, इसे गांव से बाहर निकाल दो। ये अपशगुनी है, इसे गांव से बाहर निकाल दो। सभी गांव वाले मिलकर सुशीला को गांव से बाहर निकाल देते हैं। काफी दिन बीत गए, सुशीला किसी को नजर नहीं आई। मैंने सुना है कि वह अपशगुनी मर गई। अच्छा ही हुआ, जिस दिन से इस गांव में आई थी कितने लोगों को खा गई और बेचारे रामाधीर को तो बर्बाद कर गई। रामाधीर अपनी खेती के लिए काफी परेशानी में था, क्योंकि वही तो उसके जीने का जरिया था। सारे खेत तो जल गए, अब वो अपना पेट कैसे भरेगा? रामाधीर, तुम्हारी परेशानी का उपाय है मेरे पास। बताइए ना, क्या उपाय है? तुम 2 साल के लिए अपनी खेती मुखिया जी को बेच दो, फिर जब मिट्टी सही हो जाए तो वापस खेती करने लगना। रामाधीर मान गया और मुखिया जी ने भी रामाधीर की मदद करने के लिए उसकी खेती उससे खरीद ही ली। लेकिन गांव में अब एक रहस्यमयी घटना रोज बरोज होने लगी। रात में गांव वालों ने किसी परछाई को खेतों की तरफ जाते हुए देखा। अगले दिन एक खेत तेजाब से जलता हुआ मिला। इस गांव में डायन का साया है। धीरे धीरे गांव के कई सारे खेत जल गए और जिसने भी उस परछाई को खेतों को जलाते हुए देखा था, उसकी मौत हो गई थी। हम सब बर्बाद हो गए हैं और ये सब उसी डायन का किया धरा है। अब वो अपने से किसी को चैन से नहीं जीने देगी। मुखिया के पास पुरखों की दौलत थी। बड़े दिल से उसने गांव वालों की जमीन के बदले उन्हें पैसा दे दिया। लेकिन अब मुखिया के पास भी ज्यादा पैसा नहीं बचा था।
हमारे पास तो अब अन्न का एक दाना भी नहीं है। भूखे मर जाएंगे हम लोग। ये पूरा गांव शापित हो चुका है। डायन के हाथों मरेंगे, नहीं तो भूख से। सारे गांव में उथल पुथल मची हुई थी। फिर एक दिन मुखिया के खेत और गाड़ी जलकर खाक हो गई। कुछ ही दिनों में ये खुशहाल गांव एक शापित गांव में बदल गया था। आधे लोग मारे गए थे और आधे गांव छोड़कर चले गए। अब तो इस गांव में खाली मकान, खेत ही बचे हैं। वीरान गांव। हाँ, वीरान गांव, यही तो आप चाहते थे। चाल कामयाब हुई, लेकिन तुमसे मैंने दूसरों के खेत जलाने के लिए कहा था। तुमने मेरे भी जला दिए। आपके खेत? मैंने तो आपके खेत नहीं जलाए। ये सुनते ही मुखिया परेशान हो गया। फिर मेरे खेत किसने जलाए? तभी एक परछाई वहां से गुजरी। कौन है वह? लखन, देखो कौन है, बचकर भागने ना पाए। मुखिया और डाकिया चारों तरफ ढूंढते हैं और काफी मशक्कत के बाद एक कमरे में। बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। मैं डरावना सपना देखा, मैंने वहां डरावना सपना देखा। मुखिया और डाकिया भागते भागते गांव के ही पास एक खंडर में रहने वाले तांत्रिक के पास गए। एक परछाई मुझे मारना चाहती है। बचा लो मुझे तांत्रिक जी, बचा लो मुझे। मैं जान तो तुम्हारी बचा सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम जितना कहोगे उतना रुपए देने को तैयार हूँ, बस उस परछाई से पीछा छुड़ाओ। ठीक है, अपने घर के दरवाजे खिड़कियों पर ये धागा बांध देना, सुरक्षित रहोगे। जाओ। तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र में लग गया। कुछ समय बीतने के बाद, मुखिया जी, मुझे तो डर लगने लगा है। वो डायन हमें नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक ने ये धागा दिया है ना, हम घर में सुरक्षित हैं। वे दोनों धागा सभी जगह बांधते थे। अब निडर होकर सो जाओ तुम लखन, समझे? थोड़ी देर लेटने के बाद जोरदार आवाज के साथ सभी खिड़की दरवाजे बजने लगे। पापा, डर लग रहा है मुखिया जी। अब तो भगवान ही बचा सकता है। ओए, बाहर से भयानक आवाजें आ रही थी, लेकिन धागे की वजह से मुखिया और डाकिया सुरक्षित थे। आवाज अब शांत हो चुकी थी। लगता है अब बच गए। धागा काम कर गया। तांत्रिक के पास डायन और कई सारे भूत वहां प्रकट हो गए। डायन, तूने अच्छा नहीं किया तांत्रिक। तुम कौन हो और किस लिए आए हो यहाँ? तुमको चलाकर राख कर दूंगा। तू भी मुखिया और उस डाकिया से मिला हुआ है। मैं शैतान का पुजारी हूँ। दोनों मदद के लिए आए थे, मैंने उनकी मदद की। तेरी क्या समस्या है बोल? उन दोनों ने मेरे हंसते खेलते जीवन को नर्क बना दिया। सब कुछ छीन लिया मेरा। मैं सुशीला हूँ, जिसे इन लोगों की साजिश की वजह से पूरे गांव ने मार मार कर बाहर निकाल दिया था। मेरी पत्नी सुशीला मर गई। मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाकर मुखिया ने मुझे ठग लिया और भूख से तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन अब क्या चाहते हो तुम लोग? जिस तरह उस पापी ने मेरा घर तबाह किया है, उसी तरह उसका भी हो। लेकिन मुखिया का तो कोई परिवार ही नहीं। उसका एक बेटा है और बहू भी। जिस तरह मेरी नवविवाहित पत्नी को मुझसे छीन लिया, वैसे ही उसकी बहू। रुको जरा। तांत्रिक शैतान की मूर्ति के पास गया। कुछ देर रुका। एक उपाय है। तांत्रिक कुछ टोना कर रहा है और मुखिया और डाकिया सामने बैठे हैं। कुछ देर बाद, तुम दोनों अब मेरे बस में हो। शैतान को तुम्हारी नवविवाहित बहू की बलि चाहिए। जैसा आप कहे महाराज। शैतान को बलि से भूतों को मुक्ति मिलने वाली थी। उनका बदला पूरा होने वाला था और तांत्रिक को नई शक्तियां मिलने वाली थी। लेकिन इंतजार, लंबा इंतजार। इसके आगे का किस्सा आप पिछले पार्ट में देख चुके हैं, लेकिन अभी कहानी बाकी है।
तांत्रिक, मुखिया और डाकिया से पूछताछ। नेहा और आर्यन भी वही हैं। राहुल, सही वक्त पर तुमने पुलिस को सूचना देकर अपनी बहन की जान बचाई और हमारी मदद की इन अपराधियों को पकड़ने में। शाबाश। थैंक यू सर। इन लोगों को कड़ी सजा देना। चलो मुखिया, अब सच बोलना शुरू करो। हाँ, मैंने ही पूरे गांव की जमीन हथियाने के लिए साजिश रची। गांव से हाईवे गुजरने वाला था और सरकार जमीनों के 10 गुना दाम दे रही थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गांव वाला अमीर बने। विवाह के पंडाल में आग कैसे लगी? बंदूक की गोली बिजली की लाइन में लगी और लाइन टूटकर पंडाल पर गिर पड़ी, लेकिन हमने इसे अपशगुन बना दिया। रामाधीर के भाई ने मरते वक्त सुशीला की ओर इशारा किया। क्योंकि मैंने उसको मारा था और उस वक्त मैं सुशीला के पीछे खड़ा था, तो लोगों को लगा कि वो इशारा सुशीला की तरफ है, और वो खेत भी मैंने ही जलाए थे। सुशीला के हाथ तो मुझे रोकते हुए जले थे। और तांत्रिक बाबा, तुम्हारी क्या कहानी है? तूने बीच में आकर अच्छा नहीं किया। 6 साल बाद ये पिशाचिनी अमावस्या आई है। तू हमारी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। शैतान का राज कायम रहे। कहते हुए नेहा पर वार कर देता है। खून के छींटे और एक चीख के साथ खून से सनी नेहा जमीन पर गिर पड़ी। बाबूजी, आपके पापों की सजा मुझे। उन भूतों को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन आज भी वो गांव वीरान है। मुखिया और डाकिया को उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा। कहते हैं इस गांव में अब भी शैतान का राज है।